हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 151 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे बच्चे। और इस 151 नंबर सेट में ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इसको देखते हैं क्या क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, एसी जनित्र मतलब एसी जनरेटर और डीसी जनित्र मतलब डीसी जनरेटर हो गया। तो दोनों में मूलभूत डिफरेंसेस क्या है बच्चे। तो सबसे पहले आपको जनरेटर के विषय में हम बात करते हैं। तो जब भी जनरेटर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, जनरेटर में क्या होता है कि इसमें आपको एक आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। कहां रखेंगे? उच्च चुंबकीय क्षेत्र में। ये देखिए, ये हुआ नॉर्थ और ये क्या हुआ? साउथ हो गया। तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, तो हम लोग सर्पी वलय का उपयोग करते हैं। कौन सा वलय? एसी जनित्र में। ठीक है, ये देखिए, सर्पी वलय का उपयोग करेंगे। ये एसी जनरेटर हो गया। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या करते हैं बच्चे? ये देखिए, ये इसको स्लिप रिंग्स कहा जाता है। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होता है, हम लोग स्प्लिट रिंग्स का उपयोग करते हैं। बस अंतर इतना ही है। याद रखना है कि जनित्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जनित्र आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो एसी जनित्र में सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग्स का उपयोग होगा और ये धारा का परिमाण निरंतर बदलता रहता है। पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में ये चेंजेस होता रहता है। जबकि डीसी जनित्र में क्या होता है कि करंट सीधे एक ही दिशा में हमेशा प्रवाहित होता रहता है। और इसमें स्प्लिट रिंग्स, ये देखिए, ये स्प्लिट रिंग्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, तो स्लिप रिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो स्लिप रिंग्स का प्रयोग किस में होता है, तो आपको एसी जनरेटर में, जबकि आपको स्प्लिट रिंग्स का प्रयोग किस में होता है, तो डीसी जनरेटर में होता है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स और डीसी जनित्र में दिक् प्रवर्तक का उपयोग करते हैं। यह जनित्र का मतलब क्या हो गया? जनित्र का मतलब होता है कि वह यंत्र जो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है बच्चे। एक चीज। दूसरा चीज क्या, कि यह जो जनित्र है यह आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के द्वारा दिए गए ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जनित्र में कितने भाग होते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, जनित्र में सबसे पहला भाग आर्मेचर का होता है, दूसरा शक्तिशाली चुंबक होता है, तीसरा सर्पी वलय होता है, चौथा ब्रूस होता है। ये एसी जनरेटर की बात करते हैं। ध्यान में रखिएगा, एसी जनरेटर में ये सभी चीजें होती हैं। मैं क्या बता रहा था, ये देखिए, ये आपको उच्च चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया, आर्मेचर को रख दिया। तो बच्चे जैसे ही आर्मेचर को रखेंगे, ये आर्मेचर, याद देखिए, ये सर्पी वाला लगा हुआ, ये आर्मेचर क्या होगा कि आपको गति करेगा। किसके बीच में, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। और उच्च चुंबकीय क्षेत्र में गति करने की वजह से यह क्या होगा, तो ठीक है, आपको एक निश्चित दिशा में गति करेगा, जिसके कारण आपका ठीक है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। इस प्रेरित धारा को यदि सर्पी वलय के द्वारा एकत्रित किया जाता है तो एसी ठीक है, एसी धारा, और अगर आपको विभक्त वलय के द्वारा ठीक है एकत्रित किया जाता है तो उसको डीसी जनरेटर कहा जाता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। कोई बात नहीं है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो बच्चे आपको ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है कि ये देखिए कि जैसे ही इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो आपको पता है कि यह ठीक है, आपको क्या होगा, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपने दिशा में परिवर्तन करेगा। यहां देखिए, यहां शुरू हुआ और ये मैक्सिमम करंट हो गया और फिर हो गया, देखिए जीरो हो जाएगा, फिर देखिए मैक्सिमम होगा। लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपने दिशा में परिवर्तन कर लेता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर आधा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह आधा हो जाएगा क्योंकि इसे इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए,
आपको पता होगा बच्चे क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका कुंडली है और कुंडली के आगे पीछे किसी चुंबक को गति कराएंगे, तो जैसे ही कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराएंगे तो कुंडली में स्वतः ही एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा जिसकी दिशा जो है चुंबक के गति की दिशा के विपरीत होती है, और इस करंट को ही हम क्या कहते हैं, तो प्रेरित धारा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रेरित धारा कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, यानी ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। बच्चे इस कारण को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना है इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो फैराडे महोदय ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, माइकल फैराडे ने इसके विषय में बताया था, तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। ये देखिए, जब भी एसी करंट की बात में करेंगे तो एसी करंट जो है सिनुसॉइडल वेव होता है बच्चे, यानी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण एवं दिशा परिवर्तनों का एक चक्र पूर्ण करने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। और ये देखिए, प्रत्येक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती राशि धनात्मक एवं शेष अर्ध चक्र में क्या होगा, ऋणात्मक होता है। या संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि का मान या विभव का मान क्या होगा, चाहे विद्युत धारा बोलिए या विभव का मान बोलिए, शून्य होता है। एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण का मान एक चक्र में 2 बार शून्य तथा 2 बार अधिकतम होता है। यहां देखिए चला, ये शून्य है, यहां चला अधिकतम हो गया, फिर ये देखिए शून्य हो गया, फिर देखिए क्या हुआ, अधिकतम हो गया, ठीक है, निगेटिव एक्सिस में, फिर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो देखिए कितना बार शून्य हो गया, तो बच्चे 2 बार शून्य और 2 बार महत्तम होता है, ध्यान में रखना है। सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा एक वोल्टेज को ज्या वक्र द्वारा प्रदर्शित करता है। ये देखिए, इसको सिनुसॉइडल वेव कहा जाता है बच्चे। कौन सा वेव कहेंगे, सिनुसॉइडल वेव कहेंगे, तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। धारा प्रवाहित एक सुचालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त किया जाता है। तो बच्चे ठीक है, धारा प्रवाहित चुंबकीय में जो आपको दिशा होगा वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये देखिए दाएं हाथ के अंगूठा के नियम द्वारा। बच्चे मैक्सवेल का ठीक है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल है। ये देखिए, ये अगर ठीक है प्रवाहित धारा की दिशा हो तो मुड़ी हुई उंगली की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। किसकी दिशा को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। याद रखिएगा, ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं बच्चे, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ये देखिए, ये क्या है, तो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, और आपको मुड़ी हुई अंगुली है, ध्यान में रखिएगा, इसको अंगुली आपको है। और ये क्या है, तो ये है अंगूठा बच्चे। तो अंगूठा की दिशा में अगर धारा की दिशा हो तो मुड़ी हुई अंगुली की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा, मुड़ी हुई अंगुली की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। और धारा प्रवाहित एक सुचालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक है, आपको किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी ठीक है नियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज और याद रखना बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जब भी चर्चा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, फील्ड बराबर यानी बी बराबर, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलेंगे, और ये बराबर होता है एफ बटे क्यू इंटू क्या होगा बच्चे, तो भी होगा, क्यू इंटू भी होता है। और याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो बच्चे गॉस होगा। याद रखिएगा, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 10⁴ गॉस होता है, 10⁴ गॉस होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही बात यहां पर मैंने बताई है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लगने वाला बल F, आवेश की गति V तथा चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होगा, अर्थात आवेश की दिशा ऊर्ध्व ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर तथा लगने वाले बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध और उससे प्रवाहित धारा का मान निकालें। बच्चे प्रतिरोध निकालिए। आपको पता है कि P बराबर होता है V² बार, यानी पावर बराबर वोल्ट का स्क्वायर बटा प्रतिरोध होता है, यानी रेसिस्टेंस होता है। तो सिंपल है, अगर R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V² बटा P हो जाएगा। और यहां देखिए V का वैल्यू कितना है, तो 220 गुना 220, कोई दिक्कत नहीं है। बटा आपको शक्ति का क्या है, तो 100 आपको है वोट। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 22 484 ओम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 484 ओम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या होगा, तो आपको पता है आपको प्रवाहित धारा भी निकालना है, तो P बराबर शक्ति बराबर V इंटू आई होता है बच्चे। तो अब देखिए हमको I निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V हो जाएगा। यहां देखिए P का मान कितना है, 100 है, और V का मान कितना है, तो बच्चे V का मान 220 है। काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 11 = 22, यानी 5/11
एम्पियर हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, 5/11 एम्पियर और 484 ओम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। तो बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम और 5/11 एम्पियर विद्युत धारा होगा। तो ध्यान में रखनी चाहिए इन सब बातों को। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं सोलर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है बच्चे। तो कांच की सीट, दर्पण, क्या होगा बच्चे? तो आपको पता है कि सोलर कुकर में ध्यान में रखिएगा कि कांच की सीट होती है। सोलर कुकर में क्या होगा? तो कांच का सीट होगा। और ये कांच का सीट क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है बच्चे। ये कांच का सीट क्या होगा? अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। जब भी प्रकाश की किरण, कहीं भी समानांतर प्रकाश की किरण यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो क्या होगा? परावर्तित होकर यह सभी फोकस पर क्या होगा? फोकस पर आपको, ठीक है, ये होगा, मतलब गिरेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये बर्तन जो है आपको रखा जाएगा कहां पर? तो इसके फोकस पर रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपको, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपका कुकर जल्दी से गर्म हो जाएगा और खाना जल्दी से पकेगा बच्चे। तो कांच की सीट याद रखना है, कांच की सीट ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? तो बहुत सारी गैसों का आवरण होता है जो पृथ्वी द्वारा परावर्तित दीर्घ, ठीक है, पार्थिव विकिरणों को पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रभाव को बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां देखिए क्या हो रहा है, तो आपको ये पृथ्वी है आपकी और इससे परावर्तित, ठीक है, आपको क्या होगा? परावर्तित दीर्घ विकिरण को, ये देखिए इससे जो उत्सर्जित दीर्घ विकिरण है, दीर्घ अवरक्त विकिरण है, इसको जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं ऊपर नहीं जाने देगा, पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर क्या है? तो जलवाष्प है। ठीक है, ये सब गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए मेरी बात समझिएगा, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो उनके मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं बच्चे? जैसे ही हम मिश्रण को अलग करने की बात करेंगे तो इसके लिए जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसको प्रभाजी आसवन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रभाजी आसवन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। और ठीक है, यदि 2 द्रव है, मान लीजिए ए है और बी है, इसके क्वथनांक के बीच अंतर यानी बीपी के बीच अंतर कितना हो जाए? तो 25 केल्विन हो जाए, तो इसको अलग करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रभाजी आसवन कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा हम पदार्थों को अलग करते हैं बच्चे। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन हो, उसे अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। और जैसे आपको, ठीक है, आपको पेट्रोलियम से आप पेट्रोल प्राप्त कीजिए, किरोसिन प्राप्त कीजिए, डीजल प्राप्त कीजिए। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल इत्यादि किस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं? तो बच्चे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इत्यादि आपको प्राप्त करेंगे, ठीक है, किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। सरल आसवन क्या होता है? आसवन कहते किसको? डिस्टिलेशन कहते किसको है? जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको कोई भी द्रव दे रहे हैं और ठीक है, उसको गर्म कीजिए। गर्म करेंगे तो संघनित होगा, संघनित होगा तो फिर उसको क्या कर दीजिए? तो द्रव करेंगे तो गर्म करेंगे तो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा और वाष्पीकरण के बाद हम उसको संघनित कर लेंगे। तो इस विधि को सरल आसवन विधि कहते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये पदार्थ है, ये ए, बी, सी, डी बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है बच्चे। अब इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो सबसे मान लेते हैं, सबसे पहले ए वाष्पीकृत हुआ, ए वाष्पीकृत हुआ, फिर इसको संघनित कर लिए, हम कलेक्ट कर लिए, तो ये ए प्राप्त हो गया। फिर अपने आप ये गर्म हो रहा है तो बी संघनित हो गया, फिर इसको कलेक्ट कर लिए तो ये बी पदार्थ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो विधि होगी, यानी वाष्पीकृत कर द्रव को, वाष्पीकृत कर द्रव के मिश्रण को, ठीक है, अलग अलग करने की विधि को हम क्या कहेंगे? तो आपको आसवन कहेंगे, सरल आसवन कहेंगे। जैसे एसीटोन और इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? पहले इथाइल अल्कोहल, तब जाके एसीटोन प्राप्त होगा। तो बच्चे अलग अलग तापमान पर ये अलग हो जाएगा, यानी वाष्पीकृत कर संघनित करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो हम क्या किए कि
ठोस को गर्म किया और सीधे गैस में बदल दिए, या गैस को ठीक है ठंडा किए सीधे ठोस में बदल दिए। इस विधि को हम क्या कहते हैं? तो ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदलना रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है, यानी व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चे लोग यहां देखिए, परिच्छिद प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? तो बच्चे ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोलाइडी विलयन के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होगा बच्चे? कोलाइडी विलयन के कितने भाग? दो भाग। पहला भाग क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला भाग जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल। यानी परिक्षेपित माध्यम में जब हम परिक्षेपित पदार्थ को ठीक है छितिर बितिर कर देते हैं तो ऐसे बनने वाले कणों को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 10 टू द पावर, ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर माइनस ठीक है आपको 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। और संतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय पदार्थ समान ताप और दाब पर घुलाए नहीं जा सकते हैं, संतृप्त विलयन कहा जाता है। और संतृप्त विलयन ठीक है क्या होगा कि समान ताप दाब पर और अधिक विलय पदार्थ घुलाए जा सकते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या हो गया? तो ताप और दाब परिवर्तन के बाद भी यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलाए जा सकते हैं, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं बच्चे। यानी मैंने क्या कहा कि ताप और दाब को परिवर्तित कर दिया, ठीक है ताप और दाब को परिवर्तित कर दिया। अब उसमें ठीक है विलय पदार्थ घुला रहे, एक ऐसी अवस्था आएगी जब और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता है, तो उसे अति संतृप्त द्रव कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन मैंने क्या किया? तो ताप दाब नियत है, अब उसमें और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलाया जा सकता है, तो ठीक है आपको क्या कहा जाएगा? वो संतृप्त विलयन कहलाएगा बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये देख लीजिए, बहुत सारा उदाहरण है। द्रव में ठोस सोल कोलाइड, ये देखिए रक्त हो गया, ये द्रव में ठोस इसको सोल कोलाइड कहते हैं, रक्त हो गया। द्रव में द्रव पायस कोलाइड, दूध हो गया। ठोस में द्रव जेल कोलाइड, पनीर मक्खन इत्यादि होता है। गैस में द्रव या ठोस एरोसोल कोलाइड जैसे धुआं। द्रव में गैस फोम कोलाइड, शेविंग क्रीम। ठोस में गैस ये क्या हुआ? ठोस सोल हो गया जैसे झावा पत्थर। ये सब ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। वाष्प घनत्व और अनुभार के बीच संबंध क्या है? तो बच्चे वाष्प घनत्व और अनुभार, आपको पता होगा कि एवोगाद्रो ने ठीक है संबंध बताया था कि देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट किसी गैस का यानी आणविक द्रव्यमान जो किसी गैस का होता है 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। तो बच्चे भीड़ी निकालना है, वाष्प घनत्व तो बराबर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए ठीक है आपको अनुभार वाष्प घनत्व बराबर 2 गुना अनुभार, यही तो सही है। अनुभार बराबर गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। वाष्प घनत्व और अनुभार यानी अनुभार जो है ठीक है किसके अनुसार? तो ये एवोगाद्रो के अनुसार। किसके अनुसार? एवोगाद्रो के अनुसार। क्या होता है एवोगाद्रो के अनुसार? मॉलिक्यूलर वेट बराबर यानी अनुभार बराबर 2 गुना ठीक है एवोगाद्रो याद रखिएगा। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी किसी गैस का आयतन जो है वह नंबर ऑफ मोल्स का समानुपाती होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के समानुपाती होता है। इसको हम एवोगाद्रो का नियम कहते हैं बच्चे। तो इसके अनुसार क्या होगा? तो वाष्प घनत्व बराबर 2 गुना ठीक है वाष्प घनत्व बराबर 2 गुना अनुभार। ये तो गड़बड़ हो गया ना बच्चे, ठीक है अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, ये ना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ये वाला आंसर होगा कौन सा? आपका बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर आंसर होगा। मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वीडी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, या इसमें देखते हैं थोड़ा सा और। एवोगाद्रो संख्या Na होता है, ये कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। मोलरता क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा। चलिए किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बच्चे किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखिएगा बोर-बरी स्कीम के अनुसार, बोर-बरी के अनुसार, ध्यान दीजिएगा बोर-बरी के अनुसार, ठीक है के अनुसार क्या होता है? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये 2n² होगा। किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये दिया था किसने? किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन ये दिया था आपको, ठीक है उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन ऑफ बोर्न कक्षा में, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा बच्चे? तो n+l होगा, n+l, जहां n जो है ठीक है ये गड़बड़ है बच्चे, n+l नहीं होगा, 2 इंटू
12 माइनस 1, 2 इंटू 12 माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 12 माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा 2 इंटू 12 माइनस 1 होगा बच्चे, तो ये याद रखना है, 2 इंटू 12 माइनस 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा है तो 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1, ये गड़बड़ मैं बता रहा था, 2 इंटू 12 प्लस 1। मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, देखिए बच्चे, इसको मैं प्रूफ भी कर रहा हूं, एस पी डी और एफ है। मान लीजिए एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने क्या बताई, तो मैंने बताई 2 इंटू 12 प्लस 1। देख लीजिए क्या करते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 1। तो बच्चे ठीक है, यहां देखिए 2 गुना, ठीक है, आपको एल का मान तो 0 है, 2 गुना 0 अब प्लस क्या 1 है, तो 2 गुना क्या करेंगे, तो 2 दूनी ये देखिए निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी का मान एल के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 3 दूनी कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से डी में कितना होगा, तो डी के लिए एल का मान 2 होता है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एफ में कितना होगा, तो 14 हो जाएगा, क्योंकि एल का मान इसके लिए कितना होता है, 3 होता है बच्चे। तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे। तो याद रखिएगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 12 प्लस 1, कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 12 प्लस 1 होगा, जहां एल जो है एजुमिथल क्वांटम नंबर है। कौन सा क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, तो ये 2n², याद रखिएगा 2n²। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्षा में याद रखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32, इस तरह से होता रहता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। याद रखिए, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपको क्या होगा, उदासीनीकरण, यानी एसिड और बेसिस व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर देन इट फॉर्म्स, क्या कर बच्चे, तो सॉल्ट और वाटर रिएक्ट विथ ईच अदर, ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, तनुकरण अभिक्रिया क्या होता है, डिस्टिलेशन। बच्चे आपको तनुकरण मतलब हो गया क्या, तो डिल्यूशन बोलते हैं, यानी अम्ल में यदि जल की अधिक मात्रा हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को तनुकरण करना कहते हैं। यानी अम्ल में यदि जल की मात्रा कम हो जाए तो उसे बोलते हैं सांद्रित बोलते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां देख लीजिए जरा, मेरी बात समझिएगा। ये देखिए मैंने क्या कहा आपको कि अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको NaCl से बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बन रहा है NaCl और ये जल बना रहा है। तो बच्चे ये देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा, तो इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं, वायरस जनित रोग कौन है, तो बच्चे यहां देखिए पॉलीमिलाइटिस वायरस से होता है, ठीक है, पोस्टुला पेस्टिस प्लेग, ये हो गया बैक्टीरिया से, ठीक है, टाइफाइड, ये क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी से होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज होगा। कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरी से होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। बच्चे यहां पर एक तरफ से बात कर देते हैं, ये देखिए टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफी से, इसको बैक्टीरिया बोला जाता है, टाइफी से होता है, बैक्टीरिया है बच्चे। फिर देखिए प्लेग पोस्टुरेला पेस्टिस से होता है, पोस्टुरेला पेस्टिस से होता है, ये दोनों आपको क्या है, तो बैक्टीरिया है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है, कोलीरेई से होता है। पोलियो पॉलीमिलाइटिस वायरस होता है, पॉलीमिलाइटिस वायरस से होता है। तो यहां वायरल डिजीज कौन हो गया, पोलियो, जबकि अन्य डिजीज क्या है, तो आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देख लीजिए बहुत सारे रोग बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले हैं, ठीक है, टाइफाइड, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, ये सभी बैक्टीरिया से, ठीक है। खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार,
ठीक है, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। फंजाई से त्वचा संबंधी रोग, रिंग वर्म, एथलीट फुट इत्यादि त्वचा संबंधी रोग है बच्चे। प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार, निद्रालु व्याधि, ये सब आपको प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। जबकि आंत्रकृमि और आंत्रकृमि संक्रमण और फिलपों, ये किससे होता है? तो बच्चे ये हो गया कृमि जनित रोग है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बच्चे वसा में आपको पता है कि विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी हॉफ मिस्टर ने। किसने किया था? हॉफ मिस्टर ने किया था, ध्यान में रखिएगा। हॉफ मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। जबकि विटामिन, ठीक है, का नाम दिया किसने? तो नाम दिया, याद रखना, फंक ने दिया था, ध्यान में रखिएगा, नाम दिया फंक ने। और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं जनरली, ठीक है। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विटामिन का प्रकार 2 कौन कौन? तो एक हो गया वसा में घुलनशील, और ये कौन सा विटामिन होता है? तो ए, डी, ई और के होता है। ए, डी, ई और के विटामिन वसा में घुलनशील होगा। जबकि जल में घुलनशील, ये 2 ही विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कौन कौन? तो बच्चे ये होता है बी और सी, याद रखिएगा, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील। विटामिन B1 को हम थायमीन कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन, जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, वसा में घुलनशील। विटामिन B6 को हम क्या बोलेंगे? तो बच्चे पायरोडॉक्सिन बोलेंगे। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। तो यहां पर वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया। कौन हो गया? विटामिन ए वसा में घुलनशील होगा बच्चे। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्या है हमारा, ठीक है। निम्न में से किसमें हमें रोगी रोधी क्षमता मिलती है बच्चे? तो रोगी रोधी क्षमता, देखिए अगर आपका पेट गड़बड़ है तो, ठीक है, आपको रुक्षांश चाहिए, रफेज चाहिए आपको पेट की सफाई करने के लिए। पेट की सफाई के लिए क्या चाहिए? रुक्षांश चाहिए बच्चे। याद रखिए, ठीक है। प्रोटीन शरीर निर्माता होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। याद रखिए, रुक्षांश ये क्या होगा? पेट की सफाई में, यानी पेट अच्छे से साफ हो, ठीक है, इसके लिए आपको रफेज खाना पड़ता है। प्रोटीन ये शरीर निर्माता है बच्चे, शरीर निर्माता है, ध्यान में रखिएगा, शरीर निर्माता है कौन? तो आपका प्रोटीन। जबकि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, ध्यान में रखिएगा, शरीर को ऊर्जा देता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। जबकि शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण कौन करेगा? तो खनिज करता है। शरीर के गतिविधियों का नियंत्रण करता है। कौन करेगा? तो बच्चे ये खनिज करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए, मेरी बात समझिएगा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है बच्चे। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। जबकि आपको पता होनी चाहिए, अस्थि जो है ओसीन प्रोटीन का बना होता है। कौन सा? ओसीन प्रोटीन। क्षुद्रांत, छोटी आंत होती है, ठीक है। क्षुद्रांत जो होता है, आपको उसके आंतरिक भाग में विल्ली संरचना होती है। कौन सी? विल्ली होती है, याद रखिएगा, विल्ली होता है जो, ठीक है, आपको भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है और यह, ठीक है, भोजन को अवशोषित करता है। रक्त जो है हेमोग्लोबिन का बना होता है, हेमोग्लोबिन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, हेमोग्लोबिन का बना होता है। और यह ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, शरीर के आंतरिक भागों में ले जाने का कार्य करता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु वलयों द्वारा गति करता है? वलय मतलब क्या हुआ? ठीक है, वलय मतलब क्या हुआ? तो रिंग्स के द्वारा गति करेगा, सल्क के द्वारा गति करता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि इसमें वलय के द्वारा गति करने वाला कौन है? तो सांप है बच्चे। क्या है? सांप वलय के द्वारा गति करता है। केचुआ आपको, ठीक है, आपको सल्क के माध्यम से गति करेगा केचुआ। ये देखिए एनिलिडा संका जंतु है, एनिलिडा संका जंतु है। ये देखिए फिन के माध्यम से गति करता है, घोंगा तो इसमें क्या होता है? आपको, ठीक है, पैर के माध्यम से गति करेगा, इसमें पैर पाए जाते हैं। जबकि सांप जो है यह वलयों के माध्यम से गति करता है बच्चे, याद रखना है। यहां देखिए, सांप
ठीक है, जंतु वलयों द्वारा गति करता है। सरीसृप वर्ग की क्या विशेषता होती है? हृदय त्रिकक्षी, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चे। लेकिन मगरमच्छ, एक अपवाद है यहाँ पर, मगरमच्छ का 4 कक्षीय हार्ट होता है। इसमें वृक्क पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? किडनी पाया जाएगा। ये अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, यानी ये हो गया ओविपेरस बच्चे। क्या हो गया? ओविपेरस, उड़ने वाला रेप्टाइल टोरिसोरो को कहा जाता है। सर्पों की विष ग्रंथियां ऊपरी जबड़ों में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिए। उड़ने वाली छिपकली को ड्रैको कहते हैं, याद रखना है। एनिलिडा मतलब केचुआ, केचुआ इसी वर्ग में पाया जाता है बच्चे। केचुआ नेरिस जोंक इसी वर्ग में पाया जाता है। इस वर्ग के जंतु का शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक, ठीक है, तथा खंडित होता है। इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, या जलीय और स्तरीय दोनों हो सकते हैं। याद रखिए, केचुआ नेरिस जोंक ये क्या है? तो आपको एनिलिडा संघ के जंतु है, एनिलिडा संघ के जंतु है, ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 2 किलोग्राम का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में तथा 3 किलोग्राम का पिंड 2 मीटर पर सेकंड के वेग से दूसरे पिंड पूर्व दिशा में गति कर रहा है, तो दोनों का संवेग कितना होगा बच्चे? तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। क्या कह रहा है कि ठीक है, यहां देखिए 3 किलोग्राम 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो दोनों के संवेग पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो असमान होगा बच्चे। क्या होगा? असमान इसमें होगा। कैसे? तो ये देखिए, जब कोई भी पिंड आपको, ठीक है, ये देखिए इस दिशा में जा रहा है, एक पिंड इस दिशा में जा रहा है, तो यहां देखिए 2 × 3 जे, ये क्या हो गया? तो एक्स एक्सिस में जब भी जाएगा तो आई वेक्टर हो गया, ठीक है, आई वेक्टर हो गया। और जब भी जे एक्सिस में जाएगा तो क्या होगा आपको? ठीक है, ये 6j हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर दिशा में जाएगा तो कौन सा? ये हो जाएगा जे आपको यूनिट वेक्टर, और इस दिशा में जाएगा तो आई यूनिट वेक्टर होगा। तो दोनों एक दूसरे से भिन्न होगा, कभी भी समान नहीं होगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसको, दोनों एक दूसरे से हमेशा क्या होगा? असमान होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये देखिए पूर्व दिशा, ये देखिए आपको पता है नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया, और इधर क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया? इधर हो गया ईस्ट, उधर वेस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हो गया। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। तो अब कह रहा है ईस्ट और वेस्ट हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। अब क्या कह रहा है? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? तो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ध्यान में रखिए कि ये नॉर्थ में जा रहा है बच्चे। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये नॉर्थ में गमन कर रहा है। किस में गमन कर रहा है? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में गमन कर रहा है, तो आपको जे यूनिट वेक्टर होगा। और जब भी, ठीक है, आपको तो दूसरा पिंड पूर्व दिशा में गति करता है, तो जब भी, ठीक है, आपको तो क्या हो जाएगा? आपका ये आई यूनिट वेक्टर होगा। कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? तो आई यूनिट वेक्टर होगा। तो ये आपका अंतर हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके आधार पर आपका यूनिट वेक्टर होता है। किसके आधार पर? तो देखिए आपको यूनिट वेक्टर होता है, किसके आधार पर होगा? तो ध्यान में रखिएगा, तो इसके आधार पर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्या मैं बता रहा था आपको? मैं बता रहा था कि देखिए, जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा? डायरेक्शन की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा? ऊपर देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा? तो ये नॉर्थ है, ठीक है, इधर क्या होगा? साउथ हो गया, ठीक है, नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया, हाँ, और ये देखिए इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया बच्चे, ईस्ट और वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, ईस्ट और वेस्ट हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? 2 किलोग्राम पिंड उत्तर दिशा में बच्चे, 2 किलोग्राम पिंड इधर की ओर चला, तो m इंटू भी संवेग क्या होता है? m इंटू भी। तो m इंटू भी का मतलब क्या हुआ? 2 kg द्रव्यमान है और 3 kg वेग है, तो 3 दूनी 6 मीटर, 6 kg मीटर पर सेकेंड। ये किस दिशा में? इस दिशा में। तो इसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? तो j यूनिट वेक्टर लगाएंगे, कोई बात नहीं। अब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कह रहा है कि पिंड पूर्व दिशा में, ठीक है, दूसरा पिंड पूर्व दिशा में, ईस्ट में मूव कर रहा है, पूर्व दिशा में। तो 3 kg है, तो 3 × 2 कर लीजिए, तो ये 6 हो गया। तो 6 क्या होगा? आई यूनिट वेक्टर होगा। तो दोनों चूंकि संवेग सदिश राशि है, इसीलिए एक बार संवेग हो गया 6i और दूसरे बार संवेग हो गया 6j। दोनों में डिफरेंस है, किसका? डायरेक्शन का। क्यों? कि संवेग सदिश राशि है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रुक के किया। सदिश राशि होने की वजह से दोनों एक दूसरे से
असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए क्योंकि ये रुक के करने वाला क्वेश्चन था बच्चे। यहां देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। ये देखिए क्या है, एक बल्ब पर 30 वाट, ठीक है, 30 वाट तथा 300 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? अच्छी बात है। तो आपको पता है प्रतिरोध R बराबर होता है V²/P, V²/P। तो चलिए V का वैल्यू कितना है, तो 300 गुना 300, और वाट का वैल्यू कितना है, तो 30 वाट है। इसको मार दीजिए गोली, इसको 10 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3000 ओम हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? 3000 ओम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, तो V इंटू I, या ठीक है V²/R या I²R। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, या आपको चार्ज गुना पोटेंशियल बटा टाइम, ठीक है, आवेश गुना विभवांतर बटा क्या होगा? समय हो जाएगा बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, आसान क्वेश्चन है। R बराबर V²/P, इसके आधार पर मैंने सॉल्व आउट कर लिया इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहां देखिए 16 HCl + 2 KMnO4 यानी 2 MnCl2, ठीक है, अब +2 KCl बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि अभिक्रिया में 3.2 मोल HCl से कितना मोल Cl2 प्राप्त होगा? तो देखिए 2 मोल HCl से, ठीक है, 2 मोल HCl से बोलते 16 मोल HCl से, ठीक है, कितना क्लोरीन पैदा हो रहा है बच्चे? तो 5 मोल, तो 3.2 नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 16 मोल HCl से क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखिए 16 HCl और कितना प्राप्त हो रहा है? 5। 16 मोल HCl से 5 मोल Cl2, ठीक है, इसीलिए कितना से बच्चे चुकी हो गया, इसीलिए कितना से, तो 3.2 मोल HCl से नहीं निकल जाएगा। 5 बटे, ठीक है, 5/16 गुना 3.2 निकाल तो लीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 15, ये देखिए काट दीजिए, 5 5 5 काट दीजिए, क्या हो गया? 1 मोल, ठीक है, Cl2। देख लीजिए कहाँ है 1 मोल, आंसर नंबर ए में है, कुछ नहीं। ये देखिए यहां पकड़े 16 मोल HCl का मतलब क्या हो गया? ये 16 HCl है, यानी 16 मोल है। 16 मोल से कितना प्राप्त हो रहा है? 5 मोल प्राप्त हो रहा है क्लोरीन, ठीक है, इसीलिए इसको निकाल लिए। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा इसको किस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। यहां देखिए मैग्नीशियम के 10⁻20 परमाणुओं में कितने मोल होंगे? आसान प्रश्न है। कैसे बच्चे? आपको पता है कि मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना मोल, तो मैग्नीशियम परमाणु भार कितना? 12, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान कितना? तो परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें कितने परमाणु? तो 6.022 इंटू 10⁻23। परमाणु बराबर कितना? तो 1 मोल। परमाणु बराबर कितना मोल? ठीक है, परमाणु बराबर 1 मोल हो जाएगा। कितना होगा? 1 मोल होगा, 1 मोल। तो इतना में कितना होगा? नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, परमाणु बराबर 1 मोल। और अब देखिए 10⁻20 परमाणु बराबर कितना मोल? तो 1 बटे 10⁻, क्या करिए, 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 10⁻20 निकाल लीजिए। ऊपर लेके चलते हैं, 10⁻−3 तो पक्का होगा, और 16 का 96, एक कर लेंगे 10⁻4 कर लीजिए, ठीक है, 1.66 गुना 10⁻4, ठीक है, मोल हो जाएगा। देखिए कहां पर आंसर क्या आएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलिए, 3 पैरेंट तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह स्टेम सेल क्लोनिंग की एक तकनीक है, सही बात है, ठीक है, स्टेम सेल क्लोनिंग की एक तकनीक है। फिर यह माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम की तकनीक है, ठीक है, यह जैव उत्प्रेरक के माध्यम से डिजाइनर बेबी तैयार करने की एक तकनीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या होगा बच्चे। आपको पता है कि यह माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम की एक तकनीक है। आजकल क्या होता है कि 3 पैरेंट बेबी के आधार पर हम क्या करते हैं
ये माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम की क्या है, तकनीक है। यानी किसी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी होगा तो उसको रोकने के लिए ये एक तकनीक का प्रयोग करते हैं हम लोग। 3 पैरेंट तकनीक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की रोकथाम के लिए की तकनीक है बच्चे, ठीक है। चिकित्सा जगत में 3 पैरेंट तकनीक को स्पिंडल ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। 3 पैरेंट तकनीक में 3 लोगों के डीएनए के मिश्रण को का इस्तेमाल किया जाता है। 3 पैरेंट तकनीक की सहायता से पहले बच्चे का जन्म मॉस्को में हुआ था। 3 पैरेंट तकनीक को माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से पीड़ित माताओं तथा मौजूदा आईवीएफ उपचारों में मदद करने हेतु विकसित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत पहचान देती है, क्योंकि बच्चे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है। सही बात है, हर मनुष्य के लिए यह आपको क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रक्रम होगा बच्चे, भिन्न भिन्न अरेंजमेंट होगा। ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक मनुष्य के डीएनए की पुनरावृत्ति असमान होती है। एकदम सही है बच्चे, हर व्यक्ति का डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह ठीक है आपको क्या होता है, ये देखिए एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और एडेनिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहेगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बच्चे ये जो ठीक है पैटर्न होता है वह हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होगा एक चीज, और ये पुनरावृत्ति जो होगा वो भी अलग अलग होता है बच्चे। इसीलिए यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको कंप्लीटली हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया था, तो याद रखिए एलेक जेफरीज ने किया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखना है कि भारत में इसका विकास किया था किसने, तो बच्चे भारत में प्रोफेसर लाल सिंह ने इसका विकास किया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत पहचान देती है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य की डीएनए पुनरावृत्ति असमान होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, अपराधियों की पहचान करना, डेड बॉडी पर दावा करना, पितृत्व की पहचान करना, प्रभावी दवाई जो किसी विशेष आनुवांशिक स्वभाव के लिए ठीक है अधिक प्रभावी होता है उसका पता लगाना, वन्य जीव प्रबंधन। आजकल क्या होता है कि हम लोग वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए उसके डीएनए बैंक को बना करके रखते हैं, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर ही किया जाता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा इसको। एक ठीक है डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, डीवीडी इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं बच्चे, और इसकी भंडारण क्षमता 4.7 जीबी से अधिक होती है। ध्यान में रखिएगा 4.7 जीबी, जीबी मतलब क्या होगा, गीगाबाइट से अधिक होती है, तो ये याद रखनी चाहिए आपको। एक डीवीडी की भंडारण क्षमता 4.7 जीबी एवं अधिक होता है। फ्लैश मेमोरी अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडार होता है। सीडी ठीक है ऑप्टिकल फाइबर किरणों, लेजर आदि की मदद से डाटा को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीडी ड्राइव की भंडारण क्षमता 700 MB होता है। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता 128 GB होता है बच्चे, तो ये सब याद रखनी चाहिए आपको। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं बच्चे, तुरंत मिटाए गए फाइल रिसाइकिल बिन में, आप भी देखे होंगे, आपको भी पता होगा कहां पर एकत्रित होगा, तो रिसाइकिल बिन में यह एकत्रित होता है बच्चे। कहां एकत्रित होता है, तो रिसाइकिल बिन में यह एकत्रित होता है। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में ठीक है आपको डिलीट किए गए फाइल को हम रिसाइकिल बिन में रखते हैं। हाल ही में मिटाए गए फाइल रिसाइकिल बिन में जमा होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देता है वह डेस्कटॉप होता है। टास्क बार एक आयताकार पट्टी होती है जो विंडोज डेस्कटॉप पर सबसे नीचे लगी होती है। टास्क बार याद रखिएगा स्टार्ट बटन इसमें होता है, ठीक है, बटन होता है, ठीक है, आइकॉन होता है, नोटिफिकेशन क्षेत्र होता है, ठीक है, और 100 डेस्कटॉप बटन भी होता है। ध्यान में रखिएगा इसमें। चलिए, वेक्टर की सही परिभाषा कौन सी है? वेक्टर ये वो वाला वेक्टर नहीं है, सदिश राशि वाला वेक्टर नहीं है बच्चे। तो वेक्टर का मतलब होता है ठीक है वह जीव जो संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है। यदि वाहक हो गया, संवाहक हो गया, ढोने वाला हो गया, जैसे ठीक है आपको मलेरिया के लिए क्या हो गया, मलेरिया रोग के लिए प्रोटोजोआ, ठीक है आपको उसका वाहक आपको क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। डेंगू के लिए एडिज एडेप्टिस हो गया, ये सब क्या हो गया, तो वाहक रोगों का वाहक होता है बच्चे। यहां देखिए डेंगू संक्रमित मादा एडिज एडेप्टिस मच्छर से फैलता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस या संक्रमित मच्छर ठीक है क्यूलेक्स से फैलता है बच्चे, ठीक है। एंसेफेलाइटिस या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। येलो फीवर संक्रमित मच्छर एडिज और हीमागोगस से फैलता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आपको। याद है कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है बच्चे, तो कौशल जो है याद रखना है यह मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। ध्यान में रखिएगा, मूंगफली की उन्नत प्रजाति है, ध्यान में रखिएगा इसको। यहां देख लीजिए थोड़ी सी बातें और, ठीक है। मूंगफली MS2 कौशल ICGS
M37, GG11, TMV12 आदि ये मूंगफली की उन्नत किस्म है। सरसों का पूसा बोल्ट, क्रांति, पूसा अघनी, RS30, RLM 5.4 आदि आपको सरसों का है। देखिए चना का क्या होगा, पूसा 240, पंथ 114, BE 244, ये सब क्या हो गया आपको चना की, ठीक है, उन्नत प्रजाति है। तो बच्चे ये आज का डिस्कशन है, ठीक है, लगातार आप लोग जुड़े हुए रहिए, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज का डिस्कशन अपलोड किया जा रहा है बच्चे, कल से जो है फिर, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको इंटरनेट नहीं था इसकी वजह से नहीं, तो कल से फिर हम लोग उसी तरह से लाइव करेंगे डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।